हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 11th का फिजिक्स को हम लोग और आगे कंटिन्यू करने वाले थे। एक्चुअली हुआ क्या बाबू कि हम लेक्चर पूरा बना चुके थे, है ना, पूरा का पूरा आप लोग का यही सेम लेक्चर पूरा बना चुके थे, कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जब लेक्चर बना के जब माइक निकाल रहे तो देखिए मेरा माइक ही ऑफ था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि पूरा का पूरा लेक्चर जो है विदाउट साउंड का हो गया। तो इसी वजह से हमको फिर से ये लेक्चर बनाना पड़ रहा है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन उसी जोश और उत्साह के साथ फिर से लेक्चर को बनाएंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर को रिजोल्यूट करेंगे। सिंपल शब्द में अगर हम आपको बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि वेक्टर को हम लोग उसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर में तोड़ेंगे, फिर जब हम उसको 3 डायमेंशनल फिगर में तोड़ेंगे। और हम आपको एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको 2D और 3D बोल के कुछ डरना नहीं है। 2D का सिंपल सा मतलब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस में तोड़ेंगे, फिर जाके हम लोग 3D में तोड़ेंगे। इसका मतलब सर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में तोड़ेंगे। ठीक, तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और लेक्चर जो भी है हमारा उसको प्रॉपर तरीका से आप नोट डाउन करते रहिए। चलिए, तो सब मेरा जो हेडिंग है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमको इसको किसमें पढ़ना है सर? सबसे पहले हमको 2D में देखना है। इन 2D मतलब 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ठीक, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ये देखना है कि सर जो हमारे हैं वो रिजोल्यूट करेंगे वेक्टर को, अपने कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। क्या होता है कंपोनेंट्स वगैरह, वो सब बात को आराम से डिटेल में समझेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस में वेक्टर को तोड़ेंगे और उसके बाद जाके फिर हम लोग वेक्टर को किस में तोड़ेंगे सर? 3D मतलब 3 डायमेंशन। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एग्जैक्ट मतलब होता है क्या। उसके बाद जाके हम लोग ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे चीजों को। तो सबसे पहले आप लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ splitting the vector into its component is known as resolution of vector। ठीक, हम क्या बोले? दी प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया, किस चीज का? स्प्लिटिंग द वेक्टर। स्प्लिटिंग वर्ड का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना कोई चीज का। एक प्रक्रिया जिसमें हम वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। किसमें? इनटू इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट में। आराम से समझेंगे कंपोनेंट क्या होता है। आप अभी बस इतना दिमाग में समझो कि कंपोनेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि उसका परछाई। ठीक, कोई आदमी है उसका परछाई जो होगा वही उसका कंपोनेंट। बस आप इतना बात समझो, क्लियर है? तो हम क्या बोले? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। क्लियर है? इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक डेफिनेशन है, फिर जाके हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं हट जाता हूं, आप प्लीज नोट कर लीजिए इस चीज को। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। क्लियर है? तो हम इसको मिटा रहे हैं और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चीज को। ठीक, चलिए, थोड़ा सा फिर से बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा परेशानी आ रहा है। ठीक, देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सबसे पहले हम लोग 2D में देखेंगे, उसके बाद जाके फिर हम लोग 3D में देखेंगे। तो मेरा जो पहला हेडिंग रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, 2 डायमेंशन में देखेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक x एक्सिस बनाए और ये y एक्सिस बनाए। हम क्या बोल रहे हैं कि सर 2D का सिंपल सा मतलब है 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन का एकदम आसान मतलब में समझिए कि सर 2 एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक, अच्छा, ये ओरिजिन होगा तो फॉर एग्जांपल हम इसका नाम दे दिए O। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब हम बोल दिए कि ये मान लो मेरा एक अपना वेक्टर है, इसको हम बोल दिए ओ ए वेक्टर और इसका नाम दे दिए हम लोग ए वेक्टर। क्लियर है? ये हम बोल दिए ओ ए एक वेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं ए वेक्टर है, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड अभी कुछ देर के लिए आप समझो ए है, स्मॉल ए, ठीक। अच्छा, और ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, कहने का मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इतना सा बात दिया हुआ है। एक बार मैं देख लूं कहीं कटफट नहीं दे रहा है, सब कुछ स्पष्ट आ रहा है बिल्कुल। चलिए हम क्या बोले कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये अपना एक वेक्टर है जिसको हम लोग ओ ए या फिर ए वेक्टर बोल रहे हैं और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। बात को समझना, लास्ट लेक्चर खत्म होते होते तक में सब बात क्लियर हो जाएगा। इसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ आएगा और इसका कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ आएगा। तो जैसे कि इसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ आया है वो है हमारा ओ बी वेक्टर। ये जो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ आया है वो है हमारा क्या, ओ बी। और इसी वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ जो आया है उसका नाम हम दे रहे हैं, उसका नाम हम दे रहे हैं क्या, उसका नाम हम दे रहे हैं ओ सी। क्लियर है मेरा बात? हम क्या बोल रहे हैं कि अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक वेक्टर था, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल। आप अपने मन से इसके साथ भी थीटा एंगल बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। अब इसका कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ आया तो एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आया उसका नाम ओ बी बोल रहे हैं और वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आया उसका नाम ओ सी बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सर ओ बी क्या है? सर ओ बी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब आप सोचिएगा सर ये वर्ड प्रोजेक्शन कैसे लिख दिए? प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही बात है। हम अगर हिंदी भाषा में सिंपली समझाए तो इसका मतलब है सर इसका परछाई एक्स एक्सिस की तरफ जो आया वो ओ बी आया है और इसका परछाई वाई एक्सिस की तरफ जो है, परछाई तो समझते हैं ना, शैडो, इसका जो परछाई वाई एक्सिस की तरफ आया वो ओ सी आया है। क्लियर है बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट। तो ज्यादातर जो रेगुलर यूज में वर्ड आता है वो आता है कंपोनेंट, ठीक है, वो ध्यान में रखना। बट एक जानकारी के लिए आपको बता दिए कि कभी कभी अगर प्रोजेक्शन लिख देगा तो उसका सिंपल सा मतलब है कंपोनेंट ही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और ओसी क्या है सर? प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो लिखते हैं ओसी क्या है सर? प्रोजेक्शन और component of O A vector along किधर? y एक्सिस। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है कि सर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, परछाई समझिए ना बस, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? ओ बी, और इसके अलोंग वाई एक्सिस का अलोंग ओ सी। तो अब मेरा जो मेन मुद्दा है ना बाबू, अब मेरा मेन मुद्दा है ओ बी और ओ सी फाइंड करना। बस हम देख ले कि कुछ कट नहीं रहा है, सब बात क्लियर है। तो अब जो मेरा मेन मुद्दा है ओ बी का वैल्यू क्या होगा और ओ सी का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। हमको क्या करना है? ओ बी फाइंड करना है। बढ़िया बात, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ओ बी फाइंड करने के लिए एक छोटा सा काम करो, मैं एक अलग मार्कर ले लेता हूं, ठीक। ओ बी को फाइंड करने के लिए एक छोटा सा काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो इस पे, ठीक। और ओ सी को फाइंड करने के लिए यहां क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो। अब जैसे ही परपेंडिकुलर गिरा दोगे तो आपको ओ ए बी करके एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और ओ ए सी करके एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ठीक। और एक बात और, ये बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? सर कोई भी छोटा बच्चा बोल देगा कि सर दोनों के बीच में एंगल जो होता है पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये एंगल बताओ कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर हमको समझ में आ गया, पूरा 90 में से अगर हम थीटा घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब सर ये एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है।
आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, पूरा 90 उसमें से थीटा घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है। चलिए अब OB फाइंड करने के लिए हम ये ट्रायंगल को उठाते, OBA। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल को हम उठा रहे OBA, ठीक। ये एंगल थीटा और ये हमारा क्या है ए वेक्टर, या सिंपली हम समझो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ए लिख रहे हैं, मतलब ये एक लेंथ है ए। देखो ना ये ए लेंथ है तो ए लिख दिए, ठीक। आगे हमको OB निकालना है, बढ़िया। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है OBA, तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि cos थीटा कितना होगा, तो सर हम समझ में आ रहा है कि सर ये बेस है, काहे कि हम थीटा यहाँ है तो यहाँ पर खड़ा, इस पे OB पे खड़ा होके हम देख रहे हैं, तो जिस पे खड़ा होके देख रहे हैं वो मेरा बेस हो जाता है। तो सर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर अगर अपन cos थीटा डिफाइन करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बटे का हाइपोटेनियस होता है। एक एक बात लिख रहे हैं कि एक एक चीज समझ में आए, ऐसा नहीं कि कुछ 2 लाइन आगे लिख दिए कि आपको समझ में नहीं आए। cos थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनियस, बढ़िया। तो cos थीटा बराबर बेस क्या है सर, ये वाला OB, बेस क्या है ये, तो बेस क्या हो जाएगा OB बटे का हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है सर OA, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस क्या है OA। नाउ अब ध्यान देना, cos थीटा बराबर, अच्छा OB को OB ही रहने दो, OA का मैग्नीट्यूड कितना है सर A, स्मॉल a। देखो नहीं ये लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं स्मॉल a, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर को अभी हम स्मॉल a बोल रहे हैं, लिखने और याद रखने में आसान रहेगा। तो स्मॉल a, तो स्मॉल a है तो ये हो जाएगा ये वाला OA का। तो A को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो OB बराबर क्या आ जाएगा A cos थीटा। और क्या हमको OB ही निकालना था, बिल्कुल सर। तो यहां से OB का वैल्यू आ गया हमको सर, OB का वैल्यू आ गया A cos थीटा। आराम से आप बाद में नोट डाउन करिएगा, आप अभी समझते रहिए, पूरा मौका देते हैं आपको नोट डाउन करने का, है ना। आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, किसी और के लिए पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप प्लीज समझ दीजिए चीज को। तो यहां से हमको एक बात पता चल गया कि सर OB बराबर, देखिए हम भी कुछ इस तरह से लिखते हैं कि आपको भी लगेगा कि सर एक प्रॉपर तरीका से सर भी नोट्स बना के बता रहे। तो OB बराबर क्या आ गया A cos थीटा। क्लियर है। तो हमको OB पहले निकालना था, तो OB क्या आ जाएगा A cos थीटा। खत्म, आगे बढ़ते। अब मुद्दा है OC निकालना। तो OC निकालने के लिए है ही वाला ट्रायंगल को बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं, देखिएगा हमको निकालना है क्या OC। चलिए ई वाला ट्रायंगल को उठा के हम बना रहे हैं, ये लीजिए और ये लीजिए सर। ये हमारा C है, ये हमारा A है, ये हमारा O है, और ये जो हमारा एंगल है ये है 90 माइनस थीटा, और ये जो लेंथ है ये A है। इतना ही तो बात है। देखिए ये ट्रायंगल को पकड़े, घुमा के यहां रख दिए, तो जब आप उठा के इसको यहां रखेंगे तो ये तो OA क्या है लेंथ A। अच्छा ये एंगल कितना है सर, ये एंगल 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा, ये OC ये AC। खत्म। चलिए आगे। अब देखिए, अब अपना थीटा इस बार थीटा नहीं है, अपना एंगल जो है इस बार थीटा नहीं है, वो क्या है 90 माइनस थीटा। बढ़िया बात है, इसका मतलब हम यहां पर खड़ा होके आप चीज को देख रहे हैं। ये हम हो गए पतला सा आदमी, यहां पर खड़ा होके हम चीज को देख रहे हैं, ठीक। चलिए आपसे हम पूछेंगे कि बताओ cos 90 माइनस थीटा। तो आप अभी 90 माइनस थीटा को गोली मारो, आप सोचो कि cos में कुछ एंगल दिया हुआ तो वो क्या होता है बेस बटे का हाइपोटेनियस। अब हम खड़ा इस पर होकर देख रहे हैं, तो ये वाला बेस हो गया बाबू, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया बाबू, और ये वाला हाइपोटेनियस हो गया। ये वाला बेस हो गया, ये वाला आपको परपेंडिकुलर हो गया। देखो ये एंगल 90 डिग्री इसलिए बना दिया यहाँ। ये वाला बेस हो गया, OC बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर है। बढ़िया। तो cos थीटा क्या होता है सर, अभी पता चला है कि cos में जब भी होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, तो बेस बटे का हाइपोटेनियस। बढ़िया बात। ये आ गया cos 90 माइनस थीटा। अभी बाद में 90 माइनस थीटा से डील करेंगे। बेस क्या है सर, इस बार बेस अपना OC है। ध्यान रखिएगा AC मत लिखा है कि हम खड़ा होकर यहां से एंगल देख रहे हैं ना, तो ये वाला हमारा बेस है OC। तो बेस है हमारा OC, हाइपोटेनियस क्या है सर OA। बढ़िया बात है। अच्छा
अब आप हमको बताओ, 100 बार आपको रटा चुके हैं, जब हम मैथमेटिकल टुक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, आप 9 10 में भी ये बात पढ़ेंगे कि cos 90 माइनस थीटा को हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं। क्यों? काहे कि वी नो डेट कि cos थीटा और sin थीटा जो होता है वो आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये सब बात आप 9 10 में पढ़े थे। तो हम cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सिंपली sin थीटा बराबर OC ये है सर OC। अच्छा, OA सर, OA का तो लेंथ है A, ये है हमारा A को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो OC बराबर क्या आ जाएगा सर? OC बराबर आ गया A sin थीटा। क्लियर है? तो OC बराबर क्या आ गया सर? OC बराबर आ गया A sin थीटा। और हमको निकालना क्या था? OC। तो हम क्या बोले, एक वेक्टर था जो कि हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया? A cos थीटा। और इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या आया? A sin थीटा। आप इस बात को पूरा को अच्छे तरह से नोट डाउन करें, फिर जो लास्ट में एक मुद्दा बताएंगे वही बात आपको ध्यान में, अगर ये सब बात नहीं भी समझ में आए ना कोई दिक्कत नहीं, जो हम अब इसके बाद डायग्राम बनाएंगे वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो प्लीज पहले आप इसको नोट डाउन करिए, हम हट जाते हैं आपके लिए। तो अब जो हम पढ़े उसी बात को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि सर हम क्या पढ़े। हम पढ़े कि ये सर अपना एक्स एक्सिस है, सॉरी ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक अपना वेक्टर गया था जिसको हम लोग नाम दे रहे थे, एक मिनट इसको हम रेड पेन से बना लेते हैं, याद रहेगा बढ़िया से। इसको हम अपना ए वेक्टर बोल रहे थे, और ये जो वेक्टर है सर, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आ रहा था सर? इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा था ए कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आ रहा था सर? इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा था क्या? ए साइन थीटा। तो ये हो गया ए कॉस थीटा और ये हो गया ए साइन थीटा। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं कि जो वेक्टर था अपना वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो इधर की तरफ जो आया OB वो क्या आया? ए कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो OC आया वो क्या आया? ए साइन थीटा। तो अभी थोड़ा देर के लिए हम इसको AX लिख रहे हैं, AX वेक्टर, और इसको हम थोड़ा देर के लिए AY वेक्टर लिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो आया हमारा वो ए कॉस थीटा, और ये अलोंग वाई एक्सिस जो आया ऐसे। अब ध्यान से समझिएगा, हम जो बात बोल रहे हैं ये बात को आप याद रखिएगा। क्या? कि सर वेक्टर जिधर वाला एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, वेक्टर जिधर वाला एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है उधर की तरफ को कॉस थीटा बना देना। बात समझ में आ रहा है? क्या हम बोल रहे हैं? वेक्टर जिधर वाला एक्सिस की तरफ कॉस थीटा एंगल बनाया है उधर की तरफ हो जाएगा ए कॉस थीटा। ए क्या है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। खत्म। हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा उधर की तरफ कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बना रहा है, समझना, जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बना रहा है उधर की तरफ साइन थीटा के साथ दे देना। ठीक। ए क्या है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। थीटा क्या है सर? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ए वेक्टर। आप मत बोल देना ये और ये के बीच। क्लियर है? तो इस बात को जो हम बोले एक बार और समझाते हैं, अच्छा सा फील आएगा। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और इधर की तरफ कोई एक एफ वेक्टर है, मतलब एक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड एफ है, वो वेक्टर है। ठीक। और इस बार ये एंगल थीटा बना रहा है। तो अब हमको फिर से परपेंडिकुलर गिराओ निकालो नहीं करना, हम जो पॉइंट बोले हैं उस बात को आप रट जो। क्या? कि सर वेक्टर जिसके साथ थीटा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो इस बार इधर की तरफ क्या हो जाएगा सर? इधर की तरफ एफ कॉस थीटा। क्लियर है? जिसके साथ थीटा एंगल बनाया उधर की तरफ, उस वाला एक्सिस की तरफ कॉस थीटा में आ जाएगा चीज। ठीक। और जिसके साथ नहीं बनाया है तो बाय डिफॉल्ट इधर की तरफ क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? जिसके साथ थीटा एंगल बनाया उधर की तरफ ऐसे मुड़ जाओ, ये वाला चल जाओ इस पे, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। अगर इसके साथ एंगल नहीं बनाया है थीटा तो इधर की तरफ आ जाएगा साइन थीटा। वरना आपको एक तरीका है परपेंडिकुलर गिलाओ, जैसे किए और सॉल्व किए वही। तो इतना सॉल्व किए इसलिए कि इस बात को हम याद रख पाए, और इससे हमारा समय बचेगा और हम चीज को जल्दी फास्टली कर पाएंगे। ठीक। तो हम इसको मिटा देते हैं, इससे काम नहीं है। अच्छा,
अब ये जो ax है और ये जो ay है ना बाबू, इसको कुछ एक स्पेशल नाम से बोला जाता है, बस बता देते, ज्यादा यूज आएगा नहीं। ये ax और ay को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बस नाम है, याद रखना अगर याद रख सकते हैं। ये जो ax वेक्टर मतलब a वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस और a वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक, याद रखना, ध्यान में रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए हम क्या किए आप समझिएगा, हम मेरा मुद्दा कुछ है कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर निकालना चाह रहे हैं इस बार, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर अपन निकालना चाह रहे हैं। एकदम समझिएगा बात को ध्यान से, ए वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, क्लियर। ठीक, हम क्या किए सर, मेरा जो वेक्टर था उसको दो हिस्सा में हम तोड़ दिए। क्या, एक ऐसा वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इसको इधर की तरफ तोड़े एक्स एक्सिस की तरफ, और इसको इधर की तरफ स्प्लिट किए या तोड़े किधर, वाई एक्सिस की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है कि सर हम इजीली लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा सर, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर है बात, एक एक बात को समझते चलना। हम क्या किए, इस वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ दिए, तो यही चीज लिख दिए, खत्म बात। ठीक, अच्छा अब हम ए एक्स को लिख रहे हैं, समझिएगा, ए कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ए साइन थीटा इंटू जे कैप। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये आई कैप और जे कैप क्या होता है, तो एक बार हम आपको बता देते हैं। जब हम आपको यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, तब भी ये बताए थे, फिर से बताएंगे जब आगे यूनिट वेक्टर का डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप समझना, ये आई कैप और जे कैप होता है सबसे पहला बात यूनिट वेक्टर। ठीक, अच्छा अब डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं कि ये आई कैप जो होता है ये बताता है कि वेक्टर जो है अपना वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जे कैप जो बताता है, जे कैप बताता है कि ये वाला जो वेक्टर है मतलब ए वाई वेक्टर जो है वो अपना वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। आई कैप बताता है क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस आई जे, और के कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। बस एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक, आप समझिएगा बात, जब हम लिख रहे हैं इसको ए वेक्टर, इसका मतलब जब हम इसको ए वेक्टर लिख रहे हैं सर, तो ए वेक्टर का सिंपल सा मतलब ये ना हो गया कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आई कैप, मतलब कि इस वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, ए वाई वेक्टर लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा और डायरेक्शन जे कैप, मतलब डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है। चलिए हमको मुद्दा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर हम आपसे पूछे कि सर हमको ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड चाहिए वो क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो प्लस का ए वाई वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक, ये वाला जो साइन होता है आपको पता है कि सर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ अपन स्क्वायर करेंगे, समझिएगा बात को, तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई वेक्टर का होल स्क्वायर, का है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब एक बात याद रखना, दो वेक्टर का जब हम सम करते थे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो एडिशन जब करते थे तो क्या आता था, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या होता था सर, थीटा वो एंगल होता था क्या, जिस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता था। तो वही काम यहां भी करेंगे, समझिएगा। इसको ऐसे ही रहने दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सर ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, समझ रहा, ए एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स वेक्टर इंटू ए वाई वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। अब समझना बात को, इंटू का कॉस थीटा। आप कभी भी गलती से ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हम लोग वेक्टर में कॉस थीटा भी लिखते थे, याद है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, वही बात, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू कॉस। कॉस में जो भी थीटा होता था
वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल होता था। चलिए ax वेक्टर और ay वेक्टर को खोजते हैं हम। यहां पर ax वेक्टर है, यहां पर ay वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? एक छोटा सा बच्चा भी बोल देगा सर अरे सर ये तो एंगल 90 डिग्री है। क्यों? काहे कि ax वेक्टर जो है अलोंग x एक्सिस है और ay वेक्टर जो है अलोंग y एक्सिस है। तो हमको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहां तक लिखते हैं 90 डिग्री। क्लियर है? और छोटा सा बच्चा को भी बात पता, आई मीन क्लास 10 का बच्चा को भी ये बात पता है कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 से कोई भी चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये पूरा टर्म को अपन 0 लिख दो, कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर? काहे कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0। तो इसका मतलब यहां से क्या आया कि सर a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो आया ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, अच्छा इस स्क्वायर को हम मारते हैं अंडर रूट में। ठीक, इस स्क्वायर को जब हम हटाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहां से आ गया सर a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो है ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां से अंडर रूट चलेगा। क्लियर है? क्यों अंडर रूट सर? बिकॉज सर ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट मारेंगे तब ना ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, इस वजह से। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ax वेक्टर जो आया है, ठीक, अगर आपको मैं देख लूं कि कट तो नहीं न रहा वरना दिक्कत हो जाए। ठीक, थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख देते हैं, अपने पास स्पेस है कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ, तो दिख ही रहा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या हम बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो आया सर वो आया अंडर रूट में ax का मैग्नीट्यूड प्लस ay का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों को जोड़ना, दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ो और अंडर रूट मार दो, आपको ये आ जाएगा। ये क्या है सर? ये आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, तो 2D में जितना थ्योरी था यहां पर पूरा थ्योरी पूरा रूप से समाप्त हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, अब जो है हम लोग सवाल को लेके आगे बढ़ेंगे। तो प्लस जो ये चीज है फिलहाल आप प्लीज इसको पूरा से पूरा तरह से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सवाल लेकर आगे बढ़ेंगे। दो ही बात समझे कि अगर जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है वेक्टर, उधर की तरफ cos थीटा और उधर की तरफ उल्टा की तरफ sin थीटा, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इनटू होल में अंडर रूट। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सवाल आपके सामने में दिख रहा होगा, आपको बताना है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ए भी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन दिया हुआ। आपको पता है कि एक फोर्स है, तो फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ए बी जो है इसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है और ये जो एक्स एक्सिस के साथ है थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो हमको पता करना है कि कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। समझते हैं, आप भी खुद इसको पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर ही जाके आप सॉल्यूशन देखिएगा। हम बना रहे हैं, देखिए हमको इस वेक्टर ये अगर 5 है तो 5 cos थीटा सॉरी एंगल इसके साथ बना रहा है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा सर? इधर की तरफ हमको रटा गया है बात कि ये हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री। ठीक, और जिधर की तरफ एंगल नहीं बना रहा है उधर की तरफ क्या हो जाता है? उधर की तरफ आ जाता है 5 sin 30 डिग्री। ठीक, जिधर की तरफ एंगल बना रहा उधर की तरफ cos थीटा, जिधर की तरफ नहीं बना रहा उधर की तरफ sin थीटा। ठीक, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो हम यहां से इजीली बोल सकते हैं कि सर ए बी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस जो आ रहा है, ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है ना, कंपोनेंट तो हटाओ इसको, दिमाग ही क्या लगाना। कंपोनेंट पूछ रहा है तो वो कितना आ रहा है सर? 5 cos 30 डिग्री। और अगर हम आपसे पूछेंगे cos 30 का वैल्यू कितना है तो आप बोलिएगा सर 5 cos 30 का मतलब cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 आ गया, तो 5 √3/2 आ गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि ए बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो वाई एक्सिस की तरफ कितना आ रहा है सर? 5 sin 30। करते हैं सर 5 sin 30
डिग्री। बढ़िया। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये आ गया कितना 5/2। क्लियर है। अब इतना ही बात हमसे सवाल वाला पूछा था तो हम इतना बात निकाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमको तो एक बात और पता है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज का। क्या कि सर इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो 5 न्यूटन आ रहा है, ये 5 जो है दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तुरंत हम बोले कि ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सर वो क्या होना चाहिए, वो अंडर रूट में ए बी एक्स जो भी आया है, ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस ए बी वाई जो भी आया है, ये वाई जो भी आया है ये का स्क्वायर के बराबर। अभी तुरंत हम लोग प्रूव भी किए थे कि ऐसा होता है। तो एक बार देख लेते हैं। इसका वैल्यू हमको पता है, ए बी एक्स का स्क्वायर कितना है, ए बी वाई का स्क्वायर इतना है। दोनों का वैल्यू पुट करके क्या हमको मैग्नीट्यूड इसका 5 के बराबर आता है। अगर आएगा तो समझ जाएंगे कि जो हम पढ़ रहे तो वो सही पढ़ रहे। चलिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 5√3/2, ठीक। तो 5√3/2 का स्क्वायर। सब बात समझ में आ रहा है। चलिए प्लस ये ए बी वेक्टर मतलब कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कितना है 5 sin 30, और 5 sin 30 का वैल्यू कितना है 5/2। तो रखते हैं यहाँ 5/2 का स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 25 या 75/4, सॉरी 75/4 आ गया आपका ऊपर में। इसका आप कर लीजिएगा, सिंपल मैथ है, जोड़ के निकाल लीजिएगा 75/4। ये कितना आ गया सर, ये आ गया 25/4। बढ़िया बात है। एलसीएम लेंगे तो नीचे में आ गया 4 और ऊपर में आ गया आई थिंक कितना 75 + 25 100। तो थोड़ा सा अगर आप काटोगे तो ये आ गया 25। तो ये कितना आया अंडर रूट में 25, और अंडर रूट 25 सबको पता है कि 5। यही बात तो था। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर 5 है? देखते हैं फिगर 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 फिगर। यहाँ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर 5 यूनिट है? बिल्कुल सर 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हम पढ़े वो हम सही पढ़ रहे थे, गलत थोड़ी पढ़ाएंगे आपको, है ना। सही ही पढ़ाएंगे और हम सही पढ़ रहे थे। तो एक प्रैक्टिस भी हो गया हमारा यहाँ से एक चीज कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्या होता है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। आप स्क्वायर मत भूल जाइएगा वरना सब गेम हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमको सवाल वाला बस ये दोनों निकालने के लिए बोला था, बस हम एक एक्स्ट्रा अपना प्रैक्टिस के लिए ये चीज को कर लिए। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर ले। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल आपको आप अच्छा से पढ़िए कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ A1 एंड A2 अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सॉरी A1 नहीं है, ये A1 वेक्टर है, ठीक है। ये A1 वेक्टर और A2 वेक्टर, ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर है। और आप इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको A1 A2 मान लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमको सीखना है मेनली अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप इसको ये जो है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ A1 वेक्टर है, इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, और A2 वेक्टर है इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है चीज़ों को, ठीक। तो हम करते हैं। सबसे पहले भाई हम A1 का पोस्टमार्टम करते हैं। A1 का पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग A2 का भी पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए आप भी पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, हम बना रहे हैं। चलिए हम A1 वेक्टर पे पहले काम कर रहे हैं। A1 वेक्टर है, इधर 30 है, तो इसके साथ ना इस बार 30 बना रहा है। इसका मतलब इधर की तरफ क्या हो जाएगा सर, इधर की तरफ हो जाएगा A1 cos 30 डिग्री, ठीक। कॉस क्यों सर? अरे सर रटा चुके हैं आपकी, जो जिसके साथ बना रहा है जिस एक्सिस के साथ, उधर की तरफ कॉस थीटा बना दिए। इधर की तरफ, तो इधर की तरफ क्या है सर, इधर की तरफ अगर कॉस है तो बाय डिफॉल्ट इधर की तरफ क्या हो जाएगा सर, बाय डिफॉल्ट इधर की तरफ हो जाएगा A1 sin 30 डिग्री। क्लियर है बात? खत्म हो गया A1 का खेल। मतलब क्या बोलेंगे सर, A1 का जो आपको x एक्सिस की तरफ आया है वो आया है A1 sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम सिंपली इसको बोल सकते हैं A1/2, ठीक। आगे A1 का जो आपको y एक्सिस की तरफ आया है वो आया सर A1 cos 30 डिग्री,
और हम इसको अच्छा से करेंगे तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो यहां से हम बोल सकते हैं √3a1/2। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड a1 है तो आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिएगा, तो फिर से ये सॉल्व होके a1 ही आ जाएगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड भी आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, a2 पर आते हैं। a2 इस बार 60 डिग्री बना तो रहा है, लेकिन किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा सर, a2 cos 60 डिग्री। कॉस, बिल्कुल सर, जिसके साथ बनाता है उधर की तरफ कॉस ले लेते हैं, खत्म बात। नीचे के ये जो होगा, आप इधर गया तो दूसरा इधर की तरफ आएगा, क्योंकि बीचों बीच आता है ना हमेशा। ये वाला बीचों बीच आया तब तो ऐसे ऐसे बीचों बीच गया, ये वाला बीचों बीच आएगा तो इधर की तरफ x, तो इधर की तरफ y, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा a2 sin 60 डिग्री। लेकिन एक बात कि ऊपर वाला को जब आप पॉजिटिव लिए हो तो बाय डिफॉल्ट इधर वाला को, नीचे वाला को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। काहे कि ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बाबू, तो नीचे वाला तो निगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो डायरेक्शन के लिए निगेटिव डालना ना पड़ेगा, तो निगेटिव डाल दिए। बात समझ में आ गया। तो इसका कंपोनेंट जिधर की तरफ 60 बनाया है उधर की तरफ a2 cos 60, जिधर की तरफ नहीं बनाया उधर साइन में, तो लिखते हैं a2 का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस जो आ रहा है सर, वो आ रहा है कितना, a2 cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो डायरेक्टली आ गया a2/2। अच्छा, a2 का कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ कितना आ रहा है सर, a2 का कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ आ रहा है सर माइनस का a2 sin 60 डिग्री। अब आप बोलिएगा सर माइनस, माइनस इसलिए बाबू का है कि माइनस नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ मतलब निगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज द रीजन माइनस डाले। sin 60 का वैल्यू, तो आप बोलिएगा सर sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो देयरफॉर इट्स कम्स आउट टू बी √3a2/2, और ये माइनस में, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, और ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमको इसमें भी मैग्नीट्यूड पता करना और हमको a2 ही आना चाहिए मैग्नीट्यूड, तो आप इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ना और अंडर रूट ले लेना, वापस से सॉल्व होके आपको a2 ही आएगा। वो डायरेक्टली भी दिख रहा है a2 का 4, और ये 3/4/4 कट जाएगा, एक मतलब a2 ही आ जाएगा, वो डायरेक्टली भी दिख रहा होगा आपको। क्लियर है। तो यहाँ तक एक बेसिक सवाल था जो हम लोग किए। अब 2 सवाल करेंगे, थोड़ा अच्छा सवाल रहेगा, आप पहले इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, अब जो सवाल है थोड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है कि थोड़ा इस तरह का अगर सवाल आ जाएगा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना, वरना पहली बार में थोड़ा सा परेशानी आ सकता है। ठीक, हम आपको समझाते हैं प्यार से। आप भी अगर ट्राई करना चाहेंगे तो जरूर ट्राई कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर जाके सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक, एक्सक्यूज मी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर एज शोन इन फिगर। 3 वेक्टर है अपने पास, तीनों वेक्टर को जोड़ के जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। खत्म है सवाल। यहाँ आगे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो पहला वेक्टर है सर, ये इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, और तीसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। ठीक, पहला वेक्टर 37 डिग्री के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बनाया है। दूसरा वेक्टर जो है एकदम हॉरिजॉन्टल है, मतलब आप बोलो तो सर एक्स एक्सिस से 0 बना रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, तीसरा वेक्टर जो है एकदम ये दो जो है ये पूरा परपेंडिकुलर है किसके, एक्स के, और लेकिन इसके पैरेलल है। क्लियर है बात। ये एज इट इज एकदम पैरेलल चल रहा है किसके, एक्स के, और ये एज इट इज चल रहा है पैरेलल किसके, वाई के। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो पक्का है कि इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये अगर इसके पैरेलल है तो पक्का है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा। इतना थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात आपको पता होगा। सवाल वाला खुद दे भी दिया है कि cos 37 और sin 37 शायद आपको आवश्यकता पड़े, तो cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है, 3/5 होता है। इसका मतलब ये है कि सवाल वाला एकदम इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको एंगल आता है कि नहीं आता है, वो कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड है कि आप इस तरह का सवाल को अप्रोच कर पाते हो कि नहीं। ठीक, अगर मान लीजिए कल के दिन नहीं दिया रहता तो हमको एक तरीका था, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में रटा चुके हैं कि इसको 37 लिखो, ये 90 होगा तो बाय डिफॉल्ट ये 53 हो जाएगा, और 37 के उल्टा वाला साइड को 3 है तो 3 के उल्टा 3, और ये 4, तो अगर ये 3 4 है तो बाय डिफॉल्ट ये 5 हो जाएगा। अब जो कुछ पूछे आप निकाल दो। cos 37 बेस बटे हाइपोटेन्यूज 4/5, sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5।
कर सकते हो आप। ठीक, बस बता दिया आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को अटेम्प्ट करना। समझिएगा बात को। ये वेक्टर तो मान लेंगे इस दोनों के लिए रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आया, तो इस दोनों के लिए एक वेक्टर से रिप्लेस करेंगे, फिर ये वेक्टर और ये वेक्टर तो उसका एक रिजल्टेंट ले लेंगे, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर। लेकिन वो हमारे लिए बड़ा कठिन पड़ जाएगा। हम इसको एकदम तोड़ के साधारण तरीका से लिखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक अपना कुछ अलग वेक्टर है, ये एक अपना कुछ अलग वेक्टर है, और ये एक अपना कुछ अलग वेक्टर है। तो इस वेक्टर का तो कंपोनेंट x और y दोनों पे आएगा। इस वेक्टर का कंपोनेंट जो है आपको बाबू वो क्या, इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अलोंग y तो परपेंडिकुलर है तो 0 आ जाएगा। फिर ये क्या है, ये इस तरह से हम लोग चीज को कर लेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो आप खुद भी पहले ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए। हम एक आइडिया दे दिए कि तीनों वेक्टर को अलग अलग तोड़ के करना है, फिर जाके आप सवाल को अप्रोच कीजिएगा। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले निकालते हैं x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग सिंपली rx से लिख रहे हैं। ठीक, हम अभी सिर्फ जो भी ई तीनों का रिजल्टेंट आएगा, पूछा ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, ई तीनों वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका हम अभी सिर्फ x कंपोनेंट में इंटरेस्ट है। ठीक, तो इसका तीनों का रिजल्टेंट का x कंपोनेंट में इंटरेस्ट है, इसका मतलब तीनों का अलग अलग से x कंपोनेंट में इंटरेस्ट है। चलिए लिखते हैं, समझिएगा बात। पहला वेक्टर, इस वेक्टर का x के तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? सर मेरा बच्चा रट गया है सर, x के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब x के साथ कंपोनेंट क्या आएगा? 5 cos 37। लिखिए पहला वाला का 5 cos 37 प्लस, अच्छा इस वेक्टर का x के तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? अरे सर ये हॉरिजॉन्टले है तो पैरेलल शिफ्ट करा दोगे तो यहां पहुंच गया, और x के तरफ इसका कंपोनेंट क्या आएगा? सर 3 ही आएगा। काहे कि cos 0 डिग्री हो जाएगा, काहे कि दोनों पैरेलल है तो cos 0 और cos 0 हो गया। इसका मतलब cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 3 cos 0 मतलब 3 इंटू 1 मतलब 3 ही। सिंपली समझना, हॉरिजॉन्टल है तो एकदम वही का वही x के तरफ आएगा, मतलब 3। चलिए इसका x के तरफ, तो अब आप बच्चा समझ गए सर, इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो x के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? सर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। तो कंपोनेंट इधर कितना की तरफ आएगा? सर 2 cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू बच्चा को पता है कि 0 होता है, तो ये कितना आ गया? इसका कंपोनेंट अलोंग x आ गया 0। आई होप कि बात समझ में आया होगा। अगर आप 90 cos 0 नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका कंपोनेंट x के तरफ वही आएगा जो है, ये परपेंडिकुलर है तो इसका असर इस पर दिखेगा, इस पर कोई असर नहीं दिखेगा। डेट इज द रीजन इसका जो कंपोनेंट है x की तरफ है वो 0 आएगा। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम इसको। 5 cos 37 का वैल्यू देख लीजिए, 4/5 लिखे, 4/5 प्लस का 3, 5 से 5 कट गया तो 4 + 3 कितना आ गया? 7 यूनिट आ गया मेरा कंपोनेंट ऑफ क्या? कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। देखो ये ठीक 7 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालना चाह रहे हैं y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, हम इसको इस बार ry से लिख रहे हैं, मतलब जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका कंपोनेंट y के तरफ कितना आया तो हम ry लिख रहे हैं उसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। इसका पहला वाला वेक्टर का कंपोनेंट हम निकालते हैं y एक्सिस की तरफ, तो समझ में आ गया सर, इधर से तो एंगल बना रहा था तो cos 37, और इधर से नहीं बना रहा है, इसका मतलब 5 sin 37। तो पहला हम लिखेंगे 5 sin 37 डिग्री। चलिए आगे। अब इसका सर आप समझ में आ गया, सर पहला ही बात से समझ में आ गया कि ये जो है ये x के तरफ है तो y के लिए तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका कोई असर y पे नहीं होगा, या सिंपली समझो कि y एक्सिस के साथ ये जो है अगर इसको हम पीछे की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर देंगे,
सब बात बताए हुए पैरेलल शिफ्ट क्या होता है। पीछे की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो इसका कंपोनेंट इसके साथ कितना, सॉरी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये साइन 90 बोल रहे, cos 90 अगर करोगे इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा 0, या सिंपली समझो कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो इसका कोई असर आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0। चलिए इसका सर इसके साथ पैरेलल है, आप पैरेलली इस के शिफ्ट करोगे तो जो यही तो वर्टिकल ही है ना, तो वर्टिकल y भी है, तो जो 2 है वही 2 इसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख दिए क्या 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि अगर कोई परपेंडिकुलर है तो इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग 0, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग वही जो है ये चीज, ठीक। और कल के दिन कोई ऐसे है तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग परपेंडिकुलर है तो 0 और इसका इसके अलोंग क्या हो जाएगा वही जो है, ठीक। इतना बात ध्यान में रखना, फटाफट सवाल बनेगा इसको लेके। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री का वैल्यू है 3/5 रख दिए प्लस का 2, ठीक, 0 को 0, 5 से 5 काट दिए तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 यूनिट। अब सवाल इतना में नहीं खत्म हो रहा है, काहे कि हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हम रट चुके हैं कि सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो x एक्सिस और y एक्सिस या इन 2D क्या होता है सर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में सर rx वेक्टर का, इस यार क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। रटा चुके हैं ये बात, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट में rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड। rs वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर 7, ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर 5, लिखते हैं। चलिए 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो आप देखोगे 9 5 14 जादू 74, तो ये आ गया अंडर रूट में 74 यूनिट। ये क्या है सर रिजल्टेंट वेक्टर, जो भी आएगा, जो भी अपना रिजल्टेंट वेक्टर आएगा सर उसका मैग्नीट्यूड, तो यही हमारा निकालना था। दैट्स आवर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 74 यूनिट, और यही हमको निकालना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद लास्ट सवाल करेंगे, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आखिरी सवाल आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ F, मतलब जो भी फोर्स है हमारा F वो अलोंग इंक्लाइन प्लेन निकालना है और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन निकालना। पहले सवाल को समझाते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और इंक्लाइन प्लेन का इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। इसका नाम ये जो पार्टिकुलर चीज होता है इस तरह का, इसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। इसके बारे में एकदम डिटेल्ड स्टडी करेंगे जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, ठीक। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन में इस बात को हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, बट एक ब्रीफ आइडिया आपको हम देना चाह रहे हैं बस, ठीक। इंक्लाइन प्लेन है, उसका इंक्लाइनेशन थीटा डिग्री है, बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक। और इस पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और m मास पे एकदम इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्टली ऐसे करके, एकदम सीधा ऐसे करके ई वाला एरिया के डायरेक्टली पैरेलल में एकदम ऐसे लग रहा है F फोर्स, ठीक। आपको पता है जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करोगे तो हम इसी F फोर्स को बोल देते हैं कि सर ये हमारा mg होता है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। लेकिन अभी हम वो सब चीज़ नहीं बताएं तो इसलिए हम डायरेक्टली FA बोल रहे हैं। हम बस कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं कि कैसे क्या निकालेंगे, ठीक। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि इस F का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन प्लेन, कहने का मतलब ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बताओ एक बात बाबू कि अगर मेरा कोई एक लाइन ऐसे है तो इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो कुछ इस तरह से गिरेगा। अगर कल के दिन मान लो हम लाइन को थोड़ा टेढ़ा कर दिए, ई लाइन को ऐसे कर दिए, कल के दिन थोड़ा सा लाइन को टेढ़ा कर दिए तो ये परपेंडिकुलर भी ना टेढ़ा हो जाएगा इस तरह से। बात समझ में आ गया? इसका मतलब सर अगर हम बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। इसको हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। शॉर्ट में लिख रहे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और आर,
परपेंडिकुलर टू आईपी मतलब इंक्लाइन प्लेन। ठीक, अच्छा ये वाला कंपोनेंट आ गया। अभी हमको नहीं पता है क्या है, हमको एफ का कंपोनेंट निकालना है। और अलोंग इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाएगा सर? अलोंग इंक्लाइन प्लेन ये हो गया अलोंग इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है? हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, बस हम यही फील कराना चाहते थे आपको कि अगर आपका सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे गिरेगा, सरफेस को थोड़ा सा टेढ़ा किए तो परपेंडिकुलर को ऐसे गिरना पड़ेगा। तो बच्चा को थोड़ा सा फील करने में परेशानी होता है कि सर परपेंडिकुलर ऐसे कैसे आ गया, काहे कि सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे गिरेगा। बढ़िया बात। तो सर ये तो हमको पता है कि सर ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है। क्यों? काहे कि ये अलोंग इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के ये परपेंडिकुलर चल रहा है तो पूरा 90 डिग्री होगा। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको चाहे ये एंगल पता चल जाएगा तो डायरेक्ट बोल देंगे एफ कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा और सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो दिमाग लगाना शुरू करते हैं, समझिएगा बात को। हम इस फिगर को आप देखिएगा तो ये तो ऐसे गिर रहा है, इस सरफेस के लिए तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री, समझना बात को, ये एंगल 90 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, ई वाला ट्रायंगल को जो हाथ से हम दिखा रहे हैं उसको देखना, हम इसलिए इसको ऊपर लिखे हैं ताकि आपको ब्लैक वाला अच्छा से दिखे, वरना आप कंफ्यूज कर जाइएगा साथ में मिलाएंगे। इस वाला ट्रायंगल को ध्यान, इसको अब उठा के यहां बना रहे हैं तब ज्यादा फील होगा। इसको उठा के यहां पर बनाते हैं इले। ठीक, ये हमारा एफ गया है, ये हमारा 90 डिग्री है। ये वाला ट्रायंगल को हम उठा के यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, 90 डिग्री है। ये क्या है सर? थीटा। तो आपसे हम पूछेंगे ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर हमको पता है ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 में इन दोनों का सम को घटा देंगे तो 90 प्लस थीटा आप घटाओगे, तो 180 माइनस का 90 माइनस का थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा। इतना बात को हम मिटा रहे हैं और हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। हम आपके लिए ही एक एक चीज को तोड़ के बता रहे हैं। इसको उठा के रखें, ये 90, ये थीटा, तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 180 मतलब क्या? 180 में से इन दोनों का सम को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो हम डायरेक्टली इसको मिटा के लिख रहे हैं यहां पर क्या सर? हम इसको मिटा के लिख रहे हैं, इसको मिटा के लिख रहे हैं ये 90 माइनस थीटा। बढ़िया बात है। इसका मतलब हम आराम से इस एंगल को बोल रहे हैं क्या सर? 90 माइनस का थीटा। क्लियर? आगे अब आप बताओ, ऐसे ही इंक्लाइन प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलरली में एक लाइन गया है, बिल्कुल सर, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री। हम रेड पेन से बनाते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये पूरा एंगल क्या है सर? ये पूरा एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम आपसे ये छोटा सा एंगल पूछेंगे, ये छोटा सा एंगल, तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट हम बताते हैं, 1 मिनट हम बताते हैं। ई पूरा 90, उसमें से ई 90 माइनस थीटा को घटा दो, ये छोटा सा एंगल आ जाएगा। तो करते हैं, पूरा 90, देखो ना ये पूरा 90, उसमें 90 माइनस थीटा को हमको घटाना है, 90 माइनस थीटा को हम घटाएंगे। ब्रैकेट खोलेगा 90 माइनस का 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये से ये कट गया तो क्या आ गया? थीटा आ गया। इसका मतलब हम डायरेक्टली ये जो लाइन है इसको मिटा रहे हैं और डायरेक्टली हम इसको लिख दे रहे हैं क्या? इसको डायरेक्टली हम लोग लिख दे रहे हैं थीटा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा होगा? चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री ज्यादा लग रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक, अच्छा अब यहां पर भी समझा देते हैं। थीटा तो आइए गया है कि यही एंगल थीटा निकल गया है, देखो ना यही एंगल तो थीटा है, थीटा निकल गया। बट फिर और समझा देते हैं, पूरा 90 में से 90 माइनस थीटा अगर हम घटा देंगे, पूरा 90 में से अगर हम 90 माइनस थीटा घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा और दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। ठीक है, तो अब हम आराम से चीज को पकड़ते हैं। देखिएगा ये जो लाइन है ये है हमारा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, और ये जो है बाबू ये हमारा एफ है, और ये जो है हमारा थीटा एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन के साथ। देखो ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन के साथ एफ थीटा एंगल बना रहा है, बना दिए, बढ़िया। नेक्स्ट, और ये कुछ इस तरह से है, मतलब ये अलोंग इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला जो है ये अलोंग इंक्लाइन प्लेन है, ये अलोंग इंक्लाइन प्लेन है। ठीक, अब तो ये बच्चा वाला सवाल हो गया। अगर हम आपसे पूछेंगे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, तो आप बोलिएगा सर जिसके साथ थीटा एंगल बनाया है, हम दूसरा मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
जिसके साथ थीटा एंगल बनाया है उधर की तरफ हो जाता है एफ कॉस थीटा, उधर की तरफ हो जाता है सर एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बनाया है उधर की तरफ हो जाता है सर एफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा वाला आता है एफ साइन थीटा। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया? अगर आपसे कोई पूछेगा अलोंग इंक्लाइन प्लेन तो आप बोलिएगा सर एफ का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन प्लेन आया है एफ साइन थीटा, ठीक है, और एफ का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, हम शॉर्ट में लिखते हैं ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसलिए मुंह से बार बार बोलते भी है कि कंफ्यूजन ना हो आपको। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या आ गया सर? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन आ गया एफ कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां पर भी लिख देते हैं इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर के अलोंग कंपोनेंट आ गया कितना? एफ कॉस थीटा, और पैरेलल अलोंग इंक्लाइन प्लेन आ गया कितना सर? एफ साइन थीटा। यही तक सवाल था और यही दो हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? तो आई होप कि हमको लगता है कि आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ तक हम लोग लेक्चर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो 2D कंपोनेंट को पढ़ना था, पूरा अच्छा से डिटेल्ड स्टडीज कर लिए हम लोग 2D कंपोनेंट का। 2D कंपोनेंट हमारे टॉपिक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत अच्छा यूज़ हमको न्यूटन्स लॉ सब में भी देखने को आगे के फिजिक्स में मिलेगा। 3D कंपोनेंट हमारे कंप्यूटेशन पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम चूंकि आपसे रिक्वेस्ट, और आप रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, सॉरी क्या बोले आपको, हम आपको जैसे प्रॉमिस किए हैं ये बात, क्या कि आपसे हम प्रॉमिस किए हैं कि आपको एक एक चीज़ सिलेबस का हम पढ़ा देंगे, तो इस वजह से हम 3D कंपोनेंट को भी छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है बात? तो फिलहाल के लिए जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, कोई भी हाल हो, किसी भी तरह का परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचें। ठीक, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।